हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक तो सिख धर्म, बंदा बहादुर और रणजीत सिंह। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक एग्जाम के अंदर कुछ सालों से बंदा बहादुर और रणजीत सिंह के ऊपर क्वेश्चन नहीं आया है। अगर हम सिख धर्म की बात करें तो इसका क्वेश्चन एक दो बार हाफ ईयरली एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों टॉपिक ध्यान से आपने वॉच करने हैं। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। तो शुरुआत करते हैं अपने सिख धर्म की। देखो, जो सिख धर्म था इसका जो प्रादुर्भाव था, प्रादुर्भाव का मतलब इसका जो निर्माण, इसके इसके जो प्रचलन था, आपको पता है कि इसकी जो शुरुआत थी वो गुरु नानक देव जी से मानी जाती है 1469 ईस्वी से। लेकिन उससे पहले अगर देखें कि भारत के अंदर सिख धर्म से पहले एक मुस्लिम साम्राज्य था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 12वीं शताब्दी में हुई थी। जबकि ये जो सिख धर्म था, ये जो सिख धर्म में इसका जो विकास था वो किस राज्य में हुआ था? पंजाब के अंदर। तो पंजाब में जो मुस्लिम साम्राज्य की जो शुरुआत थी वो 13वीं शताब्दी से मानी जाती है। अगर भारत आ जाए तो भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत 12वीं शताब्दी है। आपको मैं बता देता हूँ कि 12वीं शताब्दी का मतलब 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। और उस युद्ध में मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था और उसने दिल्ली सल्तनत अधिकार करके एक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना प्रारंभ की थी, मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत की थी। उसी तरह यहाँ पे सिख धर्म था, जहाँ पंजाब में मुस्लिम साम्राज्य की जो स्थापना थी वो 13वीं शताब्दी में थी। अब हम आपको पता है कि सिख धर्म के अंदर हम कुल 10 गुरुओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है इसके अंदर गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी प्रारंभ यहीं से माना जाता है। इनका जो जन्म था वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि गुरु नानक देव जी का जो जन्म था वो 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। और जो गुरु नानक देव जी थे प्रारंभ से ही अध्यात्म की रुचि में, जो आध्यात्मिक स्वरूप था उसके अंदर इनकी रुचि सर्वाधिक थी। आध्यात्मिक का मतलब कि जो प्रभु भक्ति में लीन रहता है, प्रभु चिंतन के अंदर नित्य लगा रहता है, वो आध्यात्मिक है। और गुरु नानक देव जी के द्वारा एक बात हमेशा कहते थे, कहता है कि मानुष की जो जात है वो सब एक है। मानुष की जात सब एक, कि जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी मनुष्य हैं, उन सब की जात की क्या है? वो एक ही है, सभी एक ही हैं, अलग अलग कुछ नहीं है। और इन्होंने इसी आधार पर संपूर्ण भारत की यात्रा की थी। संपूर्ण भारत की इन्होंने यात्रा की थी। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि गुरु नानक देव जी के द्वारा कुछ शिक्षाएं भी दी गई थी। इन्होंने कहा था कि एक ईश्वर में विश्वास रखो। कहते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर होना चाहिए। आज के समय में देखा जाए तो हमारे द्वारा बनाए गए वो उसके अलग अलग स्वरूप है जिसको हम पूजते हैं, लेकिन ईश्वर तो एक ही है। और दूसरी, नाम की महानता और उपासना में विश्वास रखिए। तीसरी, गुरु की महानता में विश्वास रखिए, गुरु को सर्वाधिक महत्व दीजिए। ये जो 3 शिक्षाएं थी ये गुरु नानक देव जी के द्वारा प्रदान की गई थी। इसके अलावा गुरु नानक देव जी के द्वारा कुछ रचनाएं लिखी गई थी, कुछ रचनाएं लिखी गई थी, कुछ ग्रंथ थे, जिसमें पहला आता है इसमें जप्पू जी, दूसरा आ जाएगा इसमें पट्टी, तीसरा आ जाएगा इसमें आरती, चौथा इसमें आ जाएगा रही राम, और पांचवा इसमें आ जाएगा 12 माह। ये जो रचनाएं थी, इनकी जो रचना थी वो गुरु नानक देव जी के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के जो अगले
गुरु थे सिख धर्म के, वो आ जाएंगे इसके अंदर गुरु अंगद देव। कि गुरु नानक देव जी के पश्चात जो अगले गुरु बनाए गए थे वो गुरु अंगद देव जी को बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारा दूसरे गुरु के ऊपर। दूसरा गुरु है यहाँ पे गुरु अंगद देव। गुरु अंगद देव, देखो गुरु अंगद देव की अगर हम बात करें तो इन्होंने गुरु नानक देव जी के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई थी, जो शिक्षाएं दी गई थी उन्हें स्पष्ट रूप प्रदान किया था, उन्हें स्पष्ट रूप से आगे इसका विस्तार किया था, इसको प्रचलित किया था। और गुरु अंगद देव जी के द्वारा ही गुरुमुखी लिपि का विकास किया गया। पंजाबी जो लिपि है, गुरुमुखी जो लिपि है, इसका जो विकास था वो गुरु अंगद देव जी के द्वारा ही किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि गुरु अंगद देव जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया गया था। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया गया। और इसके अलावा और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में लंगर प्रथा और मंजिया प्रथा का भी प्रचलन किया था। लंगर प्रथा और मंजिया प्रथा, इन दोनों की जो शुरुआत थी वो गुरु अंगद देव जी के द्वारा की गई थी। और 1552 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1552 में गुरु अंगद देव जी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के पश्चात जो अगले गुरु होते हैं वो बनते हैं अमरदास जी। अगले गुरु बनते हैं अमरदास जी। अमरदास जी की अगर हम बात करें तो इन्होंने इन्होंने वैशाखी के त्योहार की शुरुआत की थी। इनके समय में वैशाखी का त्योहार मनाया गया था, जो सिख धर्म में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक लोकप्रिय है। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में सती प्रथा का विरोध किया था। गुरु अमरदास जी के द्वारा अपने शासन काल में सती प्रथा का विरोध किया गया था। ध्यान से सुनना है, लास्ट तक वीडियो जरूर देखनी है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ। और इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप इसे अपनी नोटबुक में भी राइट जरूर करना है। गुरु अमरदास की बात हो रही थी, विशाखी प्रथा की शुरुआत की थी, सती प्रथा का विरोध किया था। और इनकी जो मुलाकात थी वो मुगल बादशाह अकबर के साथ हुई थी। जो अकबर बादशाह थे, मुगल बादशाह जो थे वो अमरदास जी थे, स्वयं मिलने आए थे। और इनकी जो मुलाकात थी वो गोइंदवाल नामक स्थान पर हुई थी। अकबर और अमरदास जी की जो मुलाकात थी वो गोइंदवाल नामक स्थान पर हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात गुरु अमरदास के पश्चात जो अगले गुरु बने थे, यानी कि चौथे गुरु की अगर हम बात करें तो वो थे रामदास जी। अमरदास के पश्चात अगले गुरु कौन से आगे? रामदास जी। इनके अगर शासनकाल की बात करें 1584 से लेकर के 1574 से लेकर के 1581 तक का था। इन्होंने इन्होंने 500 बीघा जमीन पर एक सरोवर का निर्माण करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रामदास जी के द्वारा 500 बीघा जमीन पर एक सरोवर का निर्माण करवाया, सरोवर बनवाया था, जिसे वर्तमान में अमृतसर के नाम से जाना जाता है। वैसे इसे अमृत सरोवर कहा गया था, इसे अमृत सरोवर कहा गया था। और इसी के नाम पर उस क्षेत्र का नाम भी क्या पड़ गया? अमृतसर। उसका नाम क्या पड़ गया था? अमृतसर इसका नाम पड़ गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गुरु रामदास जी के द्वारा अपने शासनकाल में मसंद प्रथा का प्रचलन किया था इन्होंने। ये जो मसंद प्रथा थी इसमें क्या था कि जो गरीब हैं उन्हें दान देना, गरीबों को दान देने की प्रथा शुरू की गई थी। गरीबों को दान देने की जो प्रथा थी वो रामदास जी के द्वारा प्रारंभ की गई, जिसे मसंद प्रथा कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगले जो गुरु हैं सिख धर्म के, इसके जो पांचवें गुरु हैं वो होते हैं अर्जुन देव जी। सिख धर्म के अगले गुरु कौन हो जाएंगे? अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी की अगर हम बात करें, इनका जो शासन काल है वो
1581 में प्रारंभ होता है और 1606 ईस्वी तक चलता है। इन्होंने अपने शासनकाल नहीं, इन्होंने अपने समय में सिख धर्म का वास्तविक रूप से संगठन किया था। इन्होंने अपने समय में सिख धर्म का वास्तविक रूप से संगठन किया था। देखो, जो सिख धर्म से उन्होंने, इनके द्वारा सिखों को वास्तविक रूप से अपने समुदाय से जुड़ने के लिए, अपने समुदाय के साथ मिलकर के काम करने के लिए प्रेरित किया था। और इसके अलावा इन्होंने आदि ग्रंथ का पुनः संकलन करवाया था। हमने पीछे पढ़ा था कि आदि ग्रंथ का जो संकलन था वो किसके द्वारा करवाया गया था, या फिर जिसे अपने गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ये गुरु ग्रंथ साहब का जो संकलन था गुरु अंगद देव जी के द्वारा करवाया गया। वही चीज हमने यहाँ पढ़ी कि अर्जुन देव जी के द्वारा भी पुनः आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहब का संकलन करवाया। और इसके अलावा इन्होंने अपने समय में मसंद प्रथा को कठोर रूप से लागू किया था। कि मसंद प्रथा आपको पता ही है क्या थी, गरीबों को दान देने की प्रथा थी ये। और इसके अलावा अर्जुन देव के समय, उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे जहांगीर। जब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी थे, उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे और जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। जहांगीर के द्वारा इन्हें मृत्यु दंड दिया गया था वो इसलिए क्योंकि जो अर्जुन देव जी थे इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो की सहायता की थी, उन्हें आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने अपने पुत्र के साथ साथ अर्जुन देव जी को मृत्यु दंड दे दिया था। इसके पश्चात जो अगले सिख धर्म के गुरु हैं वो है हरगोविंद सिंह। हरगोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो इनका जो समय है वो 1606 में प्रारंभ होता है और 1645 तक रहता है। देखो, हरगोविंद सिंह के द्वारा इन्होंने सिख धर्म के विकास के लिए, इन्होंने जो सिख धर्म में शैली धारण की जाती है, शैली का मतलब होता है ऊन की माला, जो सिख धर्म में शैली धारण की जाती है, इसके स्थान पर इन्होंने दो तलवारें, यानी कि दो तलवारें ग्रहण की थी इन्होंने। इसके स्थान पर इन्होंने दो तलवारें ग्रहण की थी, जिसके अंदर पहली तलवार जो थी वो थी पीरी, पहली तलवार पीरी थी और दूसरी तलवार मीरी थी। ये जो पीरी थी ये तो थी धार्मिक रूप से अपने धर्म को, अपने धर्म के विकास के लिए, अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, और दूसरी थी राजनीतिक रूप से, दूसरी थी राजनीतिक पदवी के रूप में, राजनीतिक उपाधि के रूप में हरगोविंद सिंह के द्वारा इन तो दोनों तलवारों को ग्रहण किया गया था। और इसके अलावा इन्होंने सिख धर्म के लोगों को जो दान था, यानी कि इन्होंने सिख धर्म से कुछ जो चंदा लिया जाता था, उन्होंने उनकी उस चंदे के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया, ताकि जो सिख सैनिक समूह था उसे और शक्तिशाली बनाया जा सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इन्होंने 1609 में, हरगोविंद सिंह के द्वारा 1609 में अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। कईयों की बुक्स के अंदर 1699 लिखा होगा, तो 1699 गलत है। 1699 में आपको पता है कि खालसा पंथ की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 1609 करना है। और इसकी 1609 में हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की नींव रखवाई गई थी। इसकी जो निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो शुरू करवाई गई थी। इसके बाद के जो अगले सिख धर्म के गुरु बनते हैं, यानी कि 7 नंबर, तो 7 नंबर पे आ जाएंगे इसमें हरि राय। 7 नंबर पे कौन आ जाएंगे, हरि राय आ जाएंगे। और 8 नंबर पे आ जाएंगे हरि कृष्ण, 8 नंबर पर हरि कृष्ण है। और 9 नंबर पर आ जाएंगे तेग बहादुर। 9 नंबर पर कौन है, तेग बहादुर। हरि राय की अगर हम बात करें, इनका जो समय था वो 1645 में प्रारंभ हुआ था और 1661 तक रहा था। और हरि कृष्ण का 1661 से लेकर के 1664 तक, तेग बहादुर जी का 1664 में प्रारंभ हुआ और
1675 तक इनका समय रहा था। सिखों के जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर, इनका जो समय था वो 1664 से लेकर के 1675 तक रहा था। अब देखिए इसके अंदर जो तेग बहादुर जी थे, तेग बहादुर जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तेग बहादुर जी की बात करें तो इनके ऊपर भी मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बहुत दबाव डाला गया था। जब तेग बहादुर सिख धर्म के गुरु थे तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो औरंगजेब थे। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब थे। औरंगजेब के द्वारा इन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया और इसके विरोध में तेग बहादुर जी के द्वारा मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया गया, जिसके कारण औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर का सिर कलम करवाने का आदेश दे दिया था। इनका सिर कलम करवा दिया था, कटवा दिया था। इसीलिए इनकी याद में दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया। दिल्ली में गुरु तेग बहादुर की स्मृति में शीशगंज गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है। ध्यान में रखना है आपने, ये दिल्ली के अंदर है। ओके। और इसके बाद अगले जो सिख धर्म के जो गुरु बनते हैं यानी कि 10वें गुरु, वो होते हैं गुरु गोविंद सिंह। अगले गुरु कौन से आ जाएंगे इसमें? गुरु गोविंद सिंह, जो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु हैं, गोविंद गुरु। ध्यान में रखना है आपने, इनका जो समय है वो 1675 में प्रारंभ होता है और 1708 तक रहता है। गुरु गोविंद सिंह की अगर हम बात करें तो इन्होंने मुगलों के विरोध में अपनी सेना को सुदृढ़ किया और इन अपनी सेना के साथ मिलकर के, सिख सैनिकों के साथ मिलकर के इन्होंने लाहौर के सूबेदार, लाहौर के सूबेदार के जो सूबेदार था उसको नंदौन के युद्ध में पराजित किया था। नंदौन का युद्ध, ये जो युद्ध था गुरु गोविंद गुरु, सॉरी यहाँ पे गोविंद गुरु नहीं है, गुरु गोविंद है। अगर गोविंद गुरु आ जाए तो वो भीलों से संबंधित हैं, भीलों के उत्थान के लिए उनके बारे में जाना जाता है। यहाँ आ जाएगा सिखों के 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। यहाँ पे मैंने बाई मिस्टेक, गलती होगी मेरे से, यहाँ पे गोविंद गुरु नहीं है, यहाँ पे गुरु गोविंद है। नंदौन का जो युद्ध था वो गुरु गोविंद सिंह और लाहौर के सूबेदार के मध्य हुआ था, जिसमें लाहौर का सूबेदार पराजित हुआ था। और इसके अलावा जो गुरु गोविंद सिंह थे, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की जो स्थापना थी वो गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा की गई थी। और इन्होंने 1699 में आनंदपुर में एक सिख सैनिक केंद्र खोला था। क्यों? क्योंकि मुगलों के विरोध में ही सिख सैनिक केंद्र खोला गया था कि जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्हें सेना में भर्ती करके उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया जा सके। और इसके अलावा इनके समय में 1705 में मुगल आक्रमण हुआ था, मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसके कारण इन्होंने आनंदपुर छोड़ दिया था। जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा आनंदपुर छोड़ दिया गया। और ये जो आनंदपुर के अंदर ही, आनंदपुर जब आक्रमण किया गया मुगलों के द्वारा, तब आनंदपुर में गुरु गोविंद सिंह, वो तो यहाँ से पलायन कर चुके थे, लेकिन इनके दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को आनंदपुर किले में जिंदा चुनवा दिया, सरहिंद के किले में जिंदा चुनवा दिया गया था। जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दोनों को सरहिंद के किले में जिंदा चुनवा दिया गया था। और इसके पश्चात गुरु गोविंद सिंह का चमकौर का एक और युद्ध होता है। इस युद्ध में भी गुरु गोविंद सिंह पराजित होते हैं। और उसके पश्चात 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु से पहले गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा जो
गुरु का पद था उसे उन्होंने समाप्त कर दिया था, गुरु के पद को इन्होंने समाप्त कर दिया था। सिर्फ इन्होंने जो गुरु की जो महिमा थी इन्होंने वो आदि ग्रंथ साहिब को कह दी थी। आदि जो ग्रंथ साहिब था, जो गुरु ग्रंथ साहिब था सिख धर्म का, सिखों के द्वारा इसे ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया, सर्वाधिक मान्य माना गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ हमारा जो सिख धर्म था वो समाप्त हो चुका है, सिख धर्म यहाँ पे पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है इसमें बंदा बैरागी। अगला हमारा टॉपिक शुरू होता है इसमें बंदा बैरागी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे गुरु का बंदा कहा जाता है। इन्होंने जो जो बंदा कहा था स्वयं को, वो गुरु का बंदा था। देखो, इनका जो मूल नाम होता है वो माधोदास होता है। इनका जो मूल नाम है वो माधोदास है। जब गुरु गोविंद सिंह दक्षिण प्रवास के लिए गए थे, उसी दौरान पंजाब में जो मुगलों के जो अत्याचार थे वो बहुत बढ़ रहे थे, और गुरु गोविंद सिंह के जो शेष कार्य को, जो उनका कार्य शेष रह गया था, उस कार्य को पूरा करने के लिए माधोदास पंजाब में आए थे। और पंजाब के उस समय सूबेदार थे वजीर खां। पंजाब के उस समय सूबेदार थे वजीर खां। वजीर खां के अत्याचारों से पंजाब की जनता बहुत परेशान थी, वह उन्हें उनके पद से हटाना चाहती थी। तो बंदा बैरागी के नेतृत्व में सिख समुदाय के लोगों ने वजीर खां से युद्ध किया, और ये जो युद्ध था, इस युद्ध में वजीर खां मारा गया था, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। और जो पंजाब राज्य था, पंजाब क्षेत्र था, इस पर बंदा बैरागी का अधिकार हो गया। इस पर बंदा बैरागी के द्वारा अधिकार कर लिया गया, और इससे इस पंजाब राज्य पर अधिकार के पश्चात उनमें खुशी की लहर दौड़ उठी, और उससे उत्साहित होकर के सिख समुदाय के लोगों के द्वारा बटाला, अमृतसर, कल्लानौर और पठानकोट, इन सभी राज्यों पर, इन सभी क्षेत्रों पर सिखों के द्वारा अधिकार कर लिया गया। जो सैन्य सिख सेना थी, इनके द्वारा इन पर अधिकार कर लिया गया। और उसी दौरान 1712 में मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। देखो, पंजाब राज्य पर जब बंदा बैरागी अधिकार कर लेता है, तो जो मुगल बादशाह होता है वो अपनी शाही सेना पंजाब राज्य की ओर भेजता है, ताकि उस पर पुनः विजय प्राप्त की जा सके। लेकिन उसी दौरान बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो अगला मुगल बादशाह था वो फर्रुखशियर बना था। अगला बादशाह फर्रुखशियर बना, तो इसने पंजाब राज्य पर अधिकार करने के लिए एक विशाल सेना बंदा बैरागी के विरोध में भेजी। उस समय जो बंदा बैरागी था वो डेरा बाबा के किले में था। ये जो डेरा बाबा था, यहाँ लंबे समय तक घेरा रखने के कारण बंदा बैरागी के द्वारा आत्मसमर्पण कर दिया गया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, और कोई इनके पास ऑप्शन ही नहीं था। इसके पश्चात जो बंदा बैरागी था, जो माधोदास था, इसे दिल्ली लाया गया, इसे दिल्ली ले जाया गया, जहां इसे इनके साथियों के साथ वहीं मृत्यु दंड दे दिया गया। इन्हें वहीं दिल्ली में ही मृत्यु दंड दे दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये था बंदा बैरागी। अब हम बात करेंगे आगे, हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है वो है रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की जो शासनकाल, जो इसका जो प्रारंभ होता है वो 1780 में प्रारंभ होता है। वैसे देखा जाए तो 1780 के अंदर इनका जन्म होता है। रणजीत सिंह का 1780 में जन्म होता है। इनका जो जन्म है वो गुंजरावाला नामक स्थान पर होता है। गुंजरावाला नामक स्थान पर रणजीत सिंह का जन्म होता है, और इनके पिता का नाम महासिंह होता है। इनके पिता का नाम महासिंह होता है। और इनके जो दादा होते हैं, रणजीत सिंह के दादा, वो चाकिया मिसल के नेता थे। क्यों, उस समय जब रणजीत सिंह शासक बनने वाले थे पंजाब के, तो उस समय कुछ मिसले थे जिनका
पंजाब साम्राज्य पर अधिकार था, पंजाब क्षेत्र पर अधिकार था। और उसी समय रणजीत सिंह के समय ही ये जो मिसले थे, ये जो छोटे छोटे समुदाय थे, इनका विघटन प्रारंभ हो चुका था। इनके विघटन के साथ ही इनका फायदा उठाते हुए रणजीत सिंह ने पंजाब राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था। जब महासिंह की मृत्यु हुई तो उस समय पंजाब राज्य का शासन करने के लिए एक शासन परिषद बनाई गई थी। एक शासन परिषद का गठन किया गया। इसका जो गठन था वो 1792 में किया गया था। 1792 से लेकर के 1797 तक रही थी। इस शासन परिषद में रणजीत सिंह की माता, रणजीत सिंह की सास और एक दीवान था, एक दीवान लखपत राय। इन तीनों के द्वारा ही पंजाब राज्य का शासन चलाया जा रहा था। और जैसे ही रणजीत सिंह के द्वारा अपने साम्राज्य की उन्होंने जानकारी इकट्ठा की, उन्होंने एक शासक के रूप में अपना साम्राज्य, अपना शासन काल प्रारंभ किया। और इन्होंने अपने शासन में सबसे पहले 1799 में इन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया। लाहौर को जीता था इन्होंने 1799 में। इसके पश्चात 1803 में इन्होंने अकालगढ़ पर विजय प्राप्त की। ध्यान से देखना, मैं यहाँ सन लिख रहा हूँ कि किस सन में रणजीत सिंह के द्वारा किस पर विजय प्राप्त की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एकदम क्रम में लिखूंगा, इसको आपने ध्यान में रखना है। 1803 हो गया। इसके बाद आता है 1804। 1804 में इन्होंने गुजरात पर विजय प्राप्त की थी। और इसके बाद आता है 1805। 1805 में इन्होंने अमृतसर की संधि की थी। 1805 में इन्होंने अमृतसर की संधि की। इसके बाद 1808 में इन्होंने फरीदकोट, अंबाला और मलेरकोटला, फरीदकोट, अंबाला और मलेरकोटला, इन पर इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके बाद आता है 1809। 1809 में इन्होंने अमृतसर की संधि की। देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा, 1805 में अमृतसर की संधि नहीं की थी। अमृतसर में जो भंगी मिसल थी ना, अमृतसर में जो भंगी मिसल थी वो विघटित हो गई और रणजीत सिंह के द्वारा इस मिसल पर अधिकार कर लिया। अमृतसर की जो संधि थी वो 1809 में होती है, ध्यान में रखना है आपने। इसके अलावा इन्होंने 1818 में इन्होंने मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1834 में इन्होंने पेशावर पर विजय प्राप्त की, पेशावर पर अधिकार किया। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये था रणजीत सिंह। दोबारा से एक बार से मैं रिपीट करता हूँ इसको, कि जो रणजीत सिंह था, इसका जो शासन काल था, इसका जो जन्म था वो 1780 में हुआ था गुजरावाला नामक स्थान पर। इनके पिता का नाम महासिंह था और इनके जो दादा थे वो चाकिया मिसल के प्रमुख थे, नेता थे। और इनके पिता महासिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब का जो शासन था उसके लिए एक परिषद बनाई गई, जिसमें उनकी माता, उनकी सास और एक दीवान था लखपत राय। ये जो शासन परिषद थी 5 वर्ष तक रही थी, 1792 से लेकर के 1797 तक। और 1799 में रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर पर अधिकार किया। 1803 में अकालगढ़ पर विजय प्राप्त की। 1804 में गुजरात पर विजय प्राप्त की। 1805 में इन्होंने अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। 1808 में फरीदकोट, अंबाला, मलेरकोटला पर अधिकार कर लिया। और 1809 में अमृतसर की संधि की थी इन्होंने। 1818 में मुल्तान पर विजय प्राप्त की। 1834 में पेशावर पर अधिकार किया। और 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो ये था आपका रणजीत सिंह। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम से संबंधित कि रणजीत सिंह के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। यहाँ आपकी जो दूसरी यूनिट थी, आपकी दूसरी यूनिट भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि आपके पहले 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर था और जो सेकंड चैप्टर है,
इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये बोर्ड एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो दोनों ही 5-5 मार्क्स के हैं, दोनों ही 5-5 मार्क्स के हैं। इसके अंदर भी एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का और एक आएगा इसमें 4 नंबर का, तो टोटल हो गए 5 नंबर। इसमें भी 1 नंबर का और एक 4 नंबर का, 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगली जो हमारी क्लास रहेगी, कल की हमारी जो क्लास रहेगी जिसके अंदर हम चैप्टर डिस्कस करेंगे 5, लेसन नंबर 5 है लोकतंत्र, जिसे डेमोक्रेसी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। डेमोक्रेसी चैप्टर बहुत ही इजी है, ध्यान में रखना है, कोई कहीं भी डाउट नहीं आएगा आपको। बस एक शर्त है कि आप इन वीडियो को लास्ट तक और अच्छे से जरूर समझें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।